आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हम सब जानते हैं कि यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि दुबई, वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग चल रही है जिसको कहा गया है COP28। COP28 शब्द का क्या मीनिंग है वो तो हम समझेंगे अभी। ये मीटिंग क्लाइमेट से संबंधित है। हम जब आज इस अध्याय का आरंभ करेंगे, इस सेक्शन की बिगनिंग करने जा रहे हैं, हमने COP28 को सिर्फ एक बेस बनाया है। हम आपको इससे जुड़ा सब कुछ, पास्ट से प्रेजेंट तक, हर मैकेनिज़्म, क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन ट्रेडिंग से लेकर के जॉइंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट से होते हुए तमाम चीज़ें, एक एक शब्द, नेट ज़ीरो क्या होता है, कार्बन कैप्चरिंग क्या क्या होती है, क्या प्रोसेसेस होते हैं, सब कुछ आपको पढ़ाएंगे। लॉस एंड डैमेज फंड क्या है, कैसे काम करता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का क्या मैकेनिज़्म है, वो क्यों ज़रूरी है, हम बात करेंगे। तो मतलब आप ये मान के चलिए कि पहला COP समिट जो 1995 में जर्मनी के बर्लिन में हुआ था, तब से लेकर के 28 तक जितने भी इम्पॉर्टेंट COP हुए हैं, जिनमें कुछ ऐसा डेवलप हुआ है जो आज दिन तक क्लाइमेट से जुड़े पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स और मैकेनिज़म्स को इम्पैक्ट कर रहा है, हम वो सारे COPs देखेंगे उसके दौरान हुई छोटी छोटी डेवलपमेंट्स की फॉर्म में। जैसे ये 28th COP है ना, तो 8th COP 2002 में इंडिया में हुआ था। जैसे आज ये दुबई में हो रहा है, यूनाइटेड अरब अमीरात, तब ये भारत में हुआ था। और भारत में जब COP हुआ था तो क्लाइमेट से जुड़े हमारी नीतियों में, हमारी अप्रोच में हमने क्या ऐड करवाया था वो भी बताऊंगा आपको उस COP में। मतलब आप ऐसा मान लीजिए कि इस सेक्शन के वाया, इसका पार्ट 1, 2, 3 हो सकता है, हम इसको इतना कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे कि लाइफ टाइम क्लाइमेट से जुड़े किसी भी तरह के विषय पर, ख़ास तौर पर ग्लोबल वार्मिंग, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज IPCC, या फिर COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़, इनसे जुड़ी जो भी डेवलपमेंट्स होंगी, आर्टिकल्स आएंगे, आपको बस उस साल की वो मीटिंग देखनी होगी। आपका ग्राउंड वर्क, आपका बेस, कॉन्सेप्ट, टर्मिनोलॉजी सब क्लियर है। इस मैनर में हम इसे कवर करवाएंगे। ओके, सब कुछ। तो शुरुआत करते हैं। हम दुबई में चल रहे इस COP मीटिंग से, प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल हुए और एक बहुत ही फेमस पिक्चर आप सबने खबरों में देखी होगी। उसमें ये बताया भी गया था कि जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्हें कितनी प्राइम पोजीशन दी गई पिक्चर के दौरान, और जो पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया, बिल्कुल मार्जिनलाइज कर दिया गया। ऐसा दिखाया गया था उन इमेजेस के दौरान। उस वजह से वो इमेजेस वायरल हो गई। लेकिन मेन चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो आप समझिए। उस इमेज से ही हम शुरुआत करते हैं। दैट इमेज वॉज वेरी फेमस। COP28, देखिए इस तरह की इमेजेस रिलीज़ होती हैं। ओके, इट वाज द इमेज। आप देख सकते हैं कि सभी लीडर्स इसमें शामिल हैं और आप देख सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओके, और ये कहा गया कि वो उन्हीं के साथ हैं जो होस्ट कंट्री है इस बार की, उन लीडर्स के साथ खड़े हैं। ये इम्पोर्टेंस जताई गई थी इस इमेज के दौरान, इस इमेज के वाया। क्योंकि पिक्चर का पूरा व्यू मैं आपको दिखा दूं तो पिक्चर कुछ इस तरह से इतनी बड़ी जाती है। लुक एट दिस, इज सो बिग। ओके, और यहाँ पर इसको मैं जूम करूँ तो यहाँ लोकेट कर पा रहे हैं आप भारत के प्रधानमंत्री, देखिए। और ये पूरी इमेज में लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट, बिल्कुल सेंटर पोजीशन है। विदेश नीति की तारीफ भी की गई कि भारतीय फॉरेन पॉलिसी
आज इतनी मजबूत है, विदेशों में भारत की परिस्थिति आज इतनी मजबूत है कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन हैं या जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं उनमें भारत को प्राथमिकता दी जाती है, भारत को बिल्कुल सेंटर स्टेज प्रोवाइड किया जाता है। इस पर डिस्कशन भी हुई थी। तो इस इमेज से हमने शुरू किया, ये लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए। शुरुआत करते हैं, हम लेयर्स में पढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके तहें खोलेंगे, धीरे धीरे करके लेयर्स खोलेंगे, आपको सब समझ आएगा। शुरुआत यहाँ से करेंगे और फिर पास्ट में चले जाएंगे। सो पहला है कि व्हाट इज़ COP28 एंड वेयर इज़ इट। COP28 क्या है और ये कहाँ हो रहा है, यार ये कहाँ है। सो COP28 इज़ द 28th एनुअल। तो अब आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि ये मीटिंग एनुअली होती है, साल में एक बार होती है, 2 बार नहीं, बाय एनुअली नहीं, और दूसरी बात कि 2 साल में एक बार नहीं। तो साल में 2 बार नहीं होती और 2 साल में एक बार नहीं होती। क्लियर इज एनुअल, हर साल होती है। सो COP28 इज द 28 से पता लग गया ये 28th एनुअल मीटिंग है, इसलिए है इट इज़ 28। सो COP28 इज द 28th एनुअल किसकी है, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट मीटिंग। तो जो मेन संस्था है वो यूनाइटेड नेशंस है, और यहाँ पर वर्ड आएगा पूरा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्यों बोला गया है इसको, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो यूनाइटेड नेशन का जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन है क्लाइमेट चेंज को लेकर के, ये फ्रेमवर्क कन्वेंशन साइन हुआ 1992 में। और कहाँ पर साइन हुआ, ब्राज़ील के रायो डी जेनेरो में। जब उस मीटिंग को, उस मुलाकात को कहा गया द अर्थ समिट या द रायो समिट, द अर्थ रायो समिट, इन नामों से जाना गया। द अर्थ समिट इज़ वेरी फेमस, फर्स्ट अर्थ समिट भी कहते हैं इसको। तो 1992 में ब्राज़ील के रायो डी जेनेरो में, ये मैं लिखने वाला हूँ चीज़ें, घबराओ मत। हमने कहा हम लेयर बाय लेयर चलेंगे, बट अभी ये बात समझ आ जाए तो इसलिए मैं थोड़ी डिटेलिंग दे रहा हूँ। में लोगों ने सिग्नेचर किए, लोगों ने मतलब मुल्कों ने, देशों ने सिग्नेचर किए किस पर, यूनाइटेड नेशन के क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन है उस पर। तो उस समय में जिन्होंने यूनाइटेड नेशन के फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज पर सिग्नेचर किए, द सिग्नेटरीज, वो सारी मेंबर कंट्रीज़ क्या हो गई, उस फ्रेमवर्क कन्वेंशन की पार्टीज़। जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आप सब उसकी पार्टी होते हैं ना, पार्टी ए टू दैट कॉन्ट्रैक्ट, पार्टी बी, पार्टी सी, पार्टी डी, पार्टी 1 या पार्टी 2। जैसे 2 लोगों ने प्लॉट लिया तो 2 पार्टीज़ हैं उसके, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इस तरह से वो जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, जिन जिन मुल्कों ने या जिन जिन अंतर्राष्ट्रीय या रीजनल संगठन ने, जैसे मैं यहाँ यूरोपियन यूनियन की भी बात करना चाहता हूँ, ने उस कन्वेंशन को साइन किया, सिग्नेटरीज, वो कहलाए द पार्टीज टू दैट पर्टिकुलर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, द पार्टीज टू दैट, द मेंबर नेशंस। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। और फिर आगे जा कर के उसकी संख्या बढ़ती गई, नए नए मुल्क उसे सिग्नेचर करते चले गए। 1992 के अर्थ समिट के दौरान एक डिक्लेरेशन जो लिया गया, द फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, प्लेटफॉर्म यूनाइटेड नेशन है, आने वाले समय में उस पर लोग साइन करते चले गए और वो सारे भी होते गए द पार्टीज़। आई बात समझ में। तो अब वो जो पार्टीज़ हैं, वो जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो हर साल मीटिंग करती हैं, जिसको हम कहते हैं द कॉन्फ्रेंस। और वो कॉन्फ्रेंस किनकी है, पार्टीज़ की। पार्टीज़ कौन, द मेंबर्स, द मेंबर नेशंस। किसके मेंबर नेशन, किसके, उस फ्रेमवर्क कन्वेंशन के।
वो फ्रेमवर्क कन्वेंशन किस कॉन्टेक्स्ट में, किस चीज़ को लेके है? द क्लाइमेट चेंज, जो 1992 में। बिल्कुल। और प्लेटफॉर्म क्या था? यूनाइटेड नेशंस। सो UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। कन्वेंशन से सी, क्लाइमेट चेंज से CC, तो UNFCCC। तो उसकी सिग्नेटरी मेंबर कंट्रीज पार्टीज शब्द से जानी जाती हैं, और उनकी हर साल जो मीटिंग होती है वो कॉन्फ्रेंस है। सो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, दैट इज कॉप। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज इज कॉप, COP। ओके, सो COP28 इज द 28th, तो अब तक 28th एनुअल मीटिंग है ये। क्यों? क्योंकि 1992 के अर्थ समिट में सिग्नेचर हुए। 1994 21 मार्च को यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज फोर्स में आया, प्रभावी हुआ, इफेक्टिव हुआ, मतलब लागू हो गया। और फिर ठीक 1995 में, एक साल बाद, पहला कॉप हुआ, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। तो 1995 में पहला कॉप हुआ। आई बात समझ में? और आज आप खड़े हैं 2023 में। तो इस तरह से दिस इज 28th कॉप या 28th मीटिंग, एनुअल मीटिंग ऑफ द parties of the conference, of the conference of the parties. Clear? So COP28 is the 28th annual United Nations climate meeting where governments will discuss, governments माने वही nations, उनकी सरकारें डिस्कस करेंगी, the member nations। So हमारी तरफ से भारत सरकार ही होगी, इंडिया एज अ नेशन पार्टी है, मेंबर है किसका? UNFCCC का। तो फिर इंडिया की तरफ से आप या मैं तो नहीं जाएंगे भाई कि चलो बैग पैक करें दुबई चलें। कौन जाएगा? सरकार। तो इसलिए वर्ड हो रहा है द गवर्नमेंट्स, वेयर गवर्नमेंट्स विल डिस्कस हाउ टू लिमिट द क्लाइमेट चेंज एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस। कि कैसे हम क्लाइमेट चेंज को लिमिट करें, जो जलवायु बदल रहा है, पर्यावरण बदल रहा है, कैसे हम उसको लिमिट करें, उस पर अंकुश लगाएं, उसको रोकें, और कैसे हम खुद को उसके साथ एडेप्ट होने के लिए तैयार करें, जो ज़रूरी बदलाव हैं वो कैसे हम लेकर के आएँ। इसके लिए गवर्नमेंट्स एनुअली इकट्ठी होती हैं। वो सारी गवर्नमेंट्स एक तरह से पार्टीज़ हैं, और हर साल होने वाली उनकी कॉन्फ्रेंस को ही कॉप कहा जाता है। और इस बार ये कहाँ हो रहा है वही लिखा है। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज COP28 एंड वेयर इज इट? COP28 is the 28th annual United Nations climate meeting where governments will discuss how to limit and prepare for future climate change. The summit is being held in Dubai in the United Arab Emirates from 30th November until 12th December 2023। 30 नवंबर से 12 दिसंबर के दौरान ये सारी की सारी कॉन्फ्रेंस चलेगी, अलग अलग थीम बेस्ड मीटिंग्स चलती रहेंगी। तो ये सारी कहानी है, इतनी लंबी चलती है, ये हर साल होता है लगभग। इस बार UAE में हो रहा है, दुबई पर्टिकुलर जगह है। व्हाट डज COP स्टैंड फॉर? आंसर, COP स्टैंड्स फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, वेयर द पार्टीज आर द कंट्रीज दैट signed up to the original United Nation Climate Agreement in 1992। तो यूनाइटेड नेशन का वो जो 1992 का क्लाइमेट एग्रीमेंट था, जिसका टेक्निकल नाम मैंने बता दिया, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। तो जिन्होंने वो साइन किया है वो सारे पार्टीज कहलाते हैं, तो इसलिए ये कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज है। वाई इज COP28 इम्पॉर्टेंट? ये इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? हर बार का होता है, इस बार का क्यों है ये पूछा गया है। आंसर, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज इट इज होप्ड COP28 will help keep alive the goal of limiting long-term global temperature rises to 1.5 degrees Celsius. This was agreed by nearly 200 countries in Paris in 2015.
in Paris in 2015. 1995 से जब से पहला कॉप हुआ बर्लिन में जर्मनी में, तब से लेकर के जो दो बहुत बड़े बदलाव हुए हैं उनको समझना ज़रूरी है। पहला 1997 में, 1995 के बाद 2 साल बाद ही 1995 भी था, 1996 भी था, 1997 में जापान के क्योटो में को प्रोटोकॉल साइन हुआ। इट इज़ द, तो ये जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है ना, इसके अंदर एग्रीमेंट से साइन करिए आप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जब मिलती हैं इसके तहत एग्रीमेंट्स होते हैं, इसके तहत प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये सारी अलग अलग टर्म्स हैं, ये सब एग्जीक्यूट होते हैं। तो पहला एक प्रोटोकॉल जो साइन हुआ 1997 में वो है क्योटो प्रोटोकॉल। ये एक बहुत इफ़ेक्टिव डेवलपमेंट मानी गई है अब तक की यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के प्लेटफॉर्म के तहत। इसके बाद दूसरी जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट मानी गई है वो 2015 का पेरिस अग्रीमेंट है, और पेरिस एग्रीमेंट ने क्योटो प्रोटोकॉल को रिप्लेस कर दिया है। तो 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल को किसने रिप्लेस कर दिया है? पेरिस एग्रीमेंट ने। तो 2015 से जो पेरिस एग्रीमेंट ले लिया है हमने, अब आगे जितने भी कॉप हो रहे हैं हम ये देखेंगे कि पेरिस एग्रीमेंट के दौरान जिन बातों पर अग्री किए थे हम कहाँ खड़े हैं, और उन एग्रीमेंट्स को और बेहतर कैसे लागू किया जा सकता है, और उनमें क्या नए बिंदु जोड़ने की ज़रूरत है। तो अब 2015 तक जैसे क्योटो प्रोटोकॉल बेस बन के चला, 2015 से पेरिस एग्रीमेंट बेस बन के चलेगा, और वो चल भी रहा है। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे 2023 वाला ये हो रहा है दुबई में, 2022 में हुआ इजिप्ट में शर्म अल शेख में, उसके पहले 2021 में कहाँ पर हुआ? 2021 में हुआ ग्लासगो। कहाँ? स्कॉटलैंड। कहाँ? यूके में हुआ ना, यूनाइटेड किंगडम। उस ग्लासगो वाले में हमारे देश ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि हम 2070 तक कार्बन के कॉन्टेक्स्ट में नेट ज़ीरो का स्टेटस हासिल कर जाएंगे। तो आपसे कोई पूछे कि भारत ने नेट ज़ीरो अचीव करने का कमिटमेंट किस कॉप में करा है, तो कॉप 26 में, जो कब हुआ? 2021 में। जो कहाँ पर हुआ? इट इज़ इन ग्लासगो, यूके। मैं इस तरह से मेन कॉप लिखवाने वाला हूँ सारे। आई विल राइट डाउन, ओके, नथिंग टू वरी। पूरा फ्लो में आएंगे। अभी तो सिर्फ दिखा रहा हूँ कि करने क्या जा रहे हैं, किस चिड़िया को जानने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, उसकी आँख, पंख, चोंच, नाक सब दिखा दूंगा, चिंता मत करो। अभी पहले इंट्रोड्यूस हो रहे हैं अपन टॉपिक से, तभी मैं छोटी छोटी कहानियाँ साइड बाय साइड सुना रहा हूँ, बाकी सब लिखवाऊंगा। तो 2021 के ग्लासगो कॉप में, कॉप 26 में भारत ने ये नेट ज़ीरो वाली बात जो है वो कही है। 2070 में हम जाके कार्बन नेट ज़ीरो अचीव करेंगे। समझेंगे क्या होता है नेट ज़ीरो, ये सारी चीज़ें, ओके। तो इस तरह से जैसे एक अचीवमेंट 2026 में हमने ये बात कही। मेन जो अग्रीमेंट चल रहा है वो पेरिस अग्रीमेंट चल रहा है 2015 वाला, इसको दिमाग में रखना है। लेकिन हमें बहुत ज़रूरी है क्योटो प्रोटोकॉल भी करना, क्योंकि क्वेश्चंस जब लिखने हैं और जब प्रीलिम्स के आने हैं वो पूरा इक्वली इम्पॉर्टेंट है, आज भी पूछा जाएगा, क्योंकि उसी की प्रक्रियाओं को, प्रोसेसेस को आगे टेकअप किया गया है हल्के फुल्के बदलावों के साथ। सो पूछा गया कि वाई कॉप 28 इज इम्पॉर्टेंट, तो बोला गया कि इट इज होप्ड कॉप 28 विल हेल्प कीप अलाइव द गोल ऑफ लिमिटिंग लॉन्ग टर्म ग्लोबल टेम्परेचर राइजेस टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। दिस वाज अग्रीड बाय नियरली 200 कंट्रीज इन पेरिस इन 2015। तो पेरिस का जो कॉप था, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज था, या पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट में जो प्रॉमिस हुआ था वो ये हुआ था, एग्रीमेंट ये हुआ है कि 2100 AD तक, अभी 2023 AD है ना, AD कहिए या CE कहिए, कॉमन एरा, जो आपको सही लगता है, 2023 है ना, आज से 2023 से ठीक 77 साल बाद 2100 आ जाएगा, 77 ईयर्स बाद, 2100 ईयर तक हम ये कह रहे हैं
कि जो ग्लोबल अर्थ का जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर अर्थ का है वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही बढ़ा होगा, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे मान लीजिए कि ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस, सपोज ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर मैंने बोला, ऐसा नहीं कि आप ये कहें कि सर 15 डिग्री सेल्सियस कहाँ है, मई जून के महीने में तो पंजाब में 45 डिग्री 48 डिग्री होता है ना। और फिर इस समय में भी हम पंजाब में हैं, हमारे यहाँ इस समय पंजाब में 7-8 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, 9-10 डिग्री, लेकिन इस समय में भी साउथ इंडिया में टेम्परेचर जो है वो 24 से 26 डिग्री की रेंज में है अभी भी स्टिल। तो देखो जहाँ पर वहाँ 24-26 डिग्री है, यहाँ 7-8 है पंजाब में, और यहाँ गर्मियों में 48 डिग्री भी होता है भाई। वहीं दूसरी तरफ ये जो पूरा ग्लोब है इसमें पोलर रीजन्स भी तो आते हैं, हायर लैटिट्यूड्स भी तो आते हैं। सारे ग्लोब का टेम्परेचर देखो तो उसमें तो ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर सारा साल -40 -50 डिग्री टेम्परेचर रहता, तो वो भी तो लेना है हमने। पूरे ग्लोब के टेम्परेचर को लेकर के फिर जब उसका एवरेज फिगर निकालेंगे तो मान लो वो निकला 15 डिग्री एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। अगर 15 डिग्री सेल्सियस है प्री इंडस्ट्रियल लेवल, अब प्री इंडस्ट्रियल लेवल अपना बच्चा पूछेगा संदीप की क्या प्री इंडस्ट्रियल लेवल, इसको ये वाला समय मान लो। 1861 को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम माना गया है। 1861 कौन से ईयर को माना गया है? 1861 को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का समय माना गया है। अब अमूमन ले लीजिए 1850 ले लो। 1850 के पहले तक हम क्या कर रहे थे? 1850 के पहले तक इस धरती पर क्या आपने देखा जिस लेवल की इंडस्ट्री अब काम करती है, क्या उस लेवल पे इंडस्ट्रीज थी तब? नहीं थी। और दूसरी तरफ 1850 से पहले जैसे अब फॉसिल फ्यूल्स यूज़ होते हैं, क्या तब फॉसिल फ्यूल यूज़ होते थे? मैं एक छोटा उदाहरण ही बता देता हूँ। 1853 वो समय है जब भारत में पहली रेलगाड़ी चली, ठीक, और उसके चलने के लिए स्टीम इंजन्स का यूज़ किया गया। और स्टीम इंजन में स्टीम जो है वो क्या कर रही है? टरबाइन को घुमा रही है। स्टीम कैसे बन रही है? आपके प्रेशर कुकर जो घर में यूज़ करते हो उसमें स्टीम, सीटी ऊपर उठती है तो स्टीम निकलती है। क्यों निकलती? नीचे एलपीजी के द्वारा जो बर्नर है वो आग दे रहे हैं। लेकिन उस समय में ये काम कोयला कर रहा था। ब्रिटेन ने कोयले से पानी गर्म करके और उस पानी की स्टीम से टरबाइनें घुमानी जब सीखी, उसने दुनिया को बदल दिया। उसने एक नारा दिया पूरी दुनिया को, और वो नारा क्या था? कोल फॉर द स्टीम, स्टीम फॉर द पावर। कोल से स्टीम बनाएंगे और स्टीम से पावर बनाएंगे। देखो क्या जबरदस्त चीज। तो इसलिए से कोयला देते है ना, गदर फिल्म में छोटा बच्चा भी कोयला डाल रहा है इंजन में हाथों से। वो कोयले से क्या है? वो तो आग है। लेकिन असल में गेम क्या चल रही है? टरबाइनें घुमानी हमको, जहां भी कहीं वो घुमा देनी हमने। वो घुमाएंगे तो गरारियां घूमेंगी। एक गरारी ऐसे घूम रही, एक गरारी उस पर ऐसे फिट कर दो तो ये गरारी ऐसे घूम रही, ये गरारी ऐसे घूम रही। इस गरारी पे डंडा लगा है तो वो डंडा भी वैसे घूमेगा, है ना। और उस डंडे में इस तरह से लंबा सा एक शाफ्ट के वाया, मान लीजिए कोई सिलेंडर या पिस्टन या कुछ भी लगा दिया, वो ऊपर नीचे हो रहा है, वो ऊपर नीचे हो रहा है। और वो व्हील, जो व्हील है ट्रेन का, रेल का, उस पे घूम रहा है। तो आप देखते थे ना पिछले ज़माने में व्हील कैसे घूमता था। एक हॉरिजॉन्टल सी शाफ्ट ऐसे ऐसे चलती थी और व्हील घूमता था। वो ऐसे ऐसे क्यों चलती थी? क्योंकि ऊपर से कुछ ऐसे ऐसे चलता था, ऊपर वाली ऐसे ऐसे, नीचे वाली ऐसे ऐसे। असल में तो ऐसे वो स्टीम, गरारियां घुमानी हमने बस। स्टीम डालोगे टरबाइनों पे, गरारियां घूमनी शुरू हो जाएंगी, कहानी हो जाएगी।
जिंदगी मजे में, आज भी गरारियाँ घूम रही हैं हर तरफ। और क्या, वो जो आपके इंजन की सर्विस कर, इंजन कहते हैं खोल दिया, अंदर से क्या निकालते हैं? गरारियाँ निकलती, छोटी से लेकर बड़े तक सारी। और क्या निकलता है कि नहीं? वो जो आपका बाइक चलता है, वो बाइक क्या है? अंदर से जिस पर चेन चढ़ी हुई है, वो क्या है? बाहर को निकली हुई एक गरारी है, उस पर चेन चढ़ी है। वो गरारी घूम रही है तो चेन घूम रहा है, चेन घूम रहा है तो पीछे का चक्का चल रहा है ना, क्योंकि इंजन तो बाइक में आगे रखा हुआ है, इंजन तो आगे रखा हुआ है। उस पर कई बारी क्या होता है कि चेन सेट खराब हो जाता है अपना। साइकिल कैसे चलाते हो? गरारी घुमाते हो, है ना? तो फिर अल्टीमेटली चेन घूमती है, चेन घूमती है तो पिछला चक्का खींचती है आगे को, है ना? इस तरह से इंजन आगे रखा रहता है, ये कहानी है। तो कुल मिलाकर के एक दौर है, ये दौर है लगभग आप मान के चलिए 1740 से 1850 के बीच का। इस दौरान बड़े पैमाने पर ब्रिटिशर्स ने कोयले को जला करके ये ऑब्जर्व किया कि इसकी हीटिंग एफिशिएंसी अब तक हम जो जला रहे थे उससे बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन। और अब तक क्या जला रहे थे? लकड़ियाँ। या बहुत ज़्यादा लकड़ी को और प्योर कर लो, कैसे? कम ऑक्सीजन वाले माहौल में खड्डे में डाल के हल्का हल्का जलाओ ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो क्या बन जाएगा? चारकोल। लकड़ी का कोयला यहाँ बिकता है सड़क पे जलंधर में, लकड़ी वाला कोयला। शादियों विवाहों में केटरर भट्टी में वही इस्तेमाल करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इतिहास में क्या कर रही था मानव? चारकोल जला रहा था, उसके पहले लकड़ी जला रहा था। वो क्या कर लेगी लकड़ी? इतनी बड़ी लकड़ी डाली जल के, क्या हीटिंग एफिशिएंसी है उसकी? हीटिंग एफिशिएंसी सिंपल समझिए कि 1 यूनिट ऑफ फ्यूल जो आप जला रहे हैं वो कितना हीट आपको दे सकता है, सेम उतना ही यूनिट ऑफ फ्यूल जो दूसरा जला रहे हैं वो कितना हीट आपको दे रहा है। तो लकड़ी का 1 यूनिट जलाइए और कोयले का, कोयला जो दे देगा वो तो अल्टीमेट है हीट, उसका बहुत ज़्यादा। स्पेसिफिक हीट कॉन्टेक्स्ट में इसे समझते हैं, बट अभी मैं उधर जा नहीं रहा टेक्निकलिटी में, ठीक है? आप इसे स्पेसिफिक हीट से समझ लो, कोयले की ज़्यादा है। ओके, तो अब कोयला जब मिला, जब उसको जलाया तो ये देखा कि बड़े बड़े बॉयलर तैयार किए जा सकते हैं, बड़ी बड़ी पानी को उबाल के स्टीम बनाई जा सकती, सब बदल गया। स्टीम बेस्ड शिप आ गए, बड़े बड़े स्टीम बेस्ड रेलगाड़ियाँ आ गई, स्टीम कार्स, सब कुछ स्टीम बेस्ड। उसके पहले सड़कों पे मोटर गाड़ियाँ कब दौड़ रही थी? बसेस कम दौड़ रही थी। उसके पहले वो वाले शिप कहाँ चल रहे थे? उसके पहले रेलगाड़ी कभी सुनी किसी ने? विश्व के इतिहास में, खुदाइयों में या फिर लिटरेचर में सब चीज़ों का एविडेंस है। रेलगाड़ी के मिले कहीं? मिले तो दिखा दो। शेरशाह सूरी के समय में, अकबर के समय में सब कुछ था भारत में, रेलगाड़ी किधर थी? औरंगजेब के समय में दुनिया भर में किधर थी? कहीं भी नहीं थी। ये चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती थी क्योंकि हमारे पास वैसे इंजन नहीं थे। इंजन की जरूरत ही नहीं क्योंकि वैसे फ्यूल ही नहीं थे। वो तो जब वो फ्यूल आए तो वैसे इंजन भी आए और फिर अल्टीमेटली हमने वैसे वैगन बनाए। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के नए मोड एग्जिस्टेंस में आए, एरोप्लेन, तमाम चीज़ें। तो अब आप एक ऐसी दुनिया में चले जाओ जिस दुनिया में 1850 के पहले और 1850 के बाद, 1850 के पहले आप एक चौक पे खड़े हो, रेड लाइट लगी है सपोज, कोई गाड़ी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा बैलगाड़ी, बग्गी, खींचने वाला कौन है उसे? जानवर, दैट्स ऑल। लेकिन 1850 के बाद अब सड़कों पर क्या होगा? अब सड़कों पर मोटर गाड़ियाँ हैं, रेलगाड़ियाँ हैं, ट्रैम, रोड पे ट्रैम चल रही कलकत्ता में, रोड पे। आई बात समझ में? अंदर भी चल रही है, अंडरग्राउंड भी। तो ये सब है अब सड़कों पे। आई बात समझ में? तो जब टायर बेस्ड बसेस नहीं आई, उसके पहले ट्रैम चला दी ब्रिटिशर्स ने, इसलिए यूरोप में भी चलती है, इंग्लैंड में भी चलती है, भारत में भी चलती है। सड़क पे ही पटरी बिछा के ट्रैम दौड़ा दी, कहती है बस का काम करेगा ये। तो तब फ्यूल बर्न हुआ, फ्यूल। और कौन सा फ्यूल बर्न हुआ? कौन सा फ्यूल बर्न हुआ? वो फ्यूल जो अर्थ में जब पास्ट में चले जाएं तो किसी ना किसी समय में फॉसिल, जीवाश्म के रूप में विकसित हुआ है। मतलब वो फ्यूल या तो वो
एनिमल किंगडम यानी कि जीव जंतु जानवरों के मर जाने से उसके अवशेषों से बना है, और या फिर पेड़ पौधों के मर जाने से, दब जाने से उनके अवशेषों से बना है। और ये दोनों ही किसी समय में क्या थी? लिविंग थिंग्स थी, दोनों ऑर्गेनिक थिंग्स थी, दोनों कार्बन से लेस थी। ऑर्गेनिक मैटर में, मटेरियल में कार्बन ना हो तो कैसे बात बने? कार्बन तो होगा, है कि नहीं? लाइफ एलिमेंट कहते हैं उसको, कार्बन को। तो इसी वजह से उनसे बने हुए तभी तमाम तरह के फ्यूल, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, जैसे कि कोयला, ये मेन लीजिए, ये सारे के सारे ईंधन हैं, फ्यूल हैं, ऊर्जा का स्रोत है ना, तो फ्यूल ही कहूँगा, तो इसलिए फ्यूल ही है। लेकिन ये सारे के सारे फॉसिल फ्यूल हैं, जीवाश्म ईंधन है, ये जीव के अवशेषों से बने हैं, इसलिए फॉसिल फ्यूल। इसलिए जब इनको जलाऊंगा तो लकड़ी, जब बीज से पौधा बना और वो ग्रो हो रहा है, तो ग्रो होने के लिए क्या ले रहा है आप लोगों से? आप कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहे हैं, प्लांट ले रहा है। तो वो कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ो, पौधे ले लेंगे, और बदले में क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड सारी इस एटमॉस्फेयर से वो प्लांट अपने अंदर लेके ट्री बना, कितना कार्बन स्टॉक कर लिया उसने। अब जब आप उसे बर्न करेंगे तो जो उसके अंदर है, जो स्टॉक है, वो उसे रिलीज करेगा कि नहीं? तो जब आप पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेचुरल गैस, ये सब चीज़ें, उसी में एलपीजी आ जाएगा आगे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये सब चीज़ें जब आप कोयला, जब आप बर्न करते हैं तो ये क्या रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में? कार्बन। और कार्बन के अलग अलग कॉम्बिनेशन, अलग अलग कंपाउंड्स ये रिलीज करते हैं। और इसी से हमारी सारी पृथ्वी का तापमान जो है वो बिगड़ रहा है, क्योंकि हम कार्बन बेस्ड फ्यूल्स को कंज्यूम कर रहे हैं। इसलिए कार्बन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा कंसंट्रेट हो रहा है और कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स ज़्यादा कंसंट्रेट हो रहे हैं। इसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जो कि अगर 1850 के एक दिन पहले तक एवरेज 15 डिग्री सेल्सियस था, हम ये कह रहे हैं कि उसे हमने 2100 आते आते तक एवरेज 16.5 से ऊपर नहीं जाने देना। मैंने 1.5 डिग्री और ऐड होने देना है, क्योंकि इससे ऊपर ऐड हुआ कहानी खत्म। इसके ऊपर ऐड हुआ तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, साइक्लोन्स, हरिकेन्स जिन्हें आप कहते हैं, फ्लड्स, ड्रॉट्स बेअंत हो जाएंगे, वाटर शॉर्टेज जबरदस्त हो जाएगी, और इनर्मस स्केल पे मेल्टिंग ऑफ आइस, जिसकी वजह से सी लेवल राइज कर जाएगा। जितने भी छोटे छोटे आइलैंड नेशन हैं, या जो भी नेशंस के कोस्ट हैं, द कोस्टल नेशंस, वो कई कई मीटर तक समुद्र का पानी बढ़ के चढ़ जाएगा और वो डूब जाएंगे। नदियों का नेचुरल फ्लो, नेचुरल कोर्स अल्टर हो जाएगा, रेनफॉल पैटर्न डिस्टॉर्ट हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा, खेती बाड़ी को भारी मार पड़ेगी, और ऋतुओं का चक्र, जो हमारे सीजन साइकिल्स हैं, ये सीजन साइकिल शिफ्ट होने लग जाएंगे। मतलब सर्दियां और आगे 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 जाएंगी। जैसे अक्टूबर में फील ही नहीं होगी सर्दी, नवंबर में होगी नहीं, दिसंबर भी एकदम आने आने को होगा, लेकिन जैसी कड़ाकेदार हड्डियां तोड़ने वाली सर्दी थी वो आएगी नहीं, लेकिन लेट तक जाएगी। फिर जनवरी में प्रॉपर ऑनसेट होके फरवरी मार्च, फिर अप्रैल में भी कहेंगे अप्रैल में इतनी ठंड कभी देखी नहीं थी। मई आ गया, अभी तक गर्मी ही नहीं आ रही, लेकिन फिर जुलाई में जो आएगा, फिर मॉनसून जुलाई में नहीं आके अगस्त में आएगा। तो सीजन साइकिल शिफ्ट होंगे। ऐसा पहले भी हुआ है पास्ट में। सीजन साइकिल्स का शिफ्ट होना माने क्रॉपिंग पैटर्न का पूरा शिफ्ट होना। आम के पेड़ों में बूर आने का समय बदल जाएगा। आप इसी से एक अंदाजा लगा लो, और उससे जुड़ा सारा सप्लाई चेन नेटवर्क बिगड़ जाएगा, किसान बदहाल हो जाएगा। ये सारी परिस्थितियां आप झेलेंगे। तो इन सब एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स और क्लाइमेट चेंज से बचना है अपन को। इसलिए दुनिया इस कवायद में लगी हुई है कि अर्थ के टेम्परेचर को किसी हाल
प्री इंडस्ट्रियल लेवल का जो फिगर था उससे सिर्फ 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा के रोक लो किसी तरह। आखिरी से आखिरी लिमिट है, जी पाओगे बच पाओगे, वो है बिलो 2 डिग्री। बिलो 2 डिग्री तक रोक लो, मतलब 15 डिग्री अगर है था प्री इंडस्ट्रियल लेवल, तो किसी हाल 17 से नीचे नीचे रोक लो मेरे भाई, 16.78 पे रोक लो। हालांकि आइडियल तो है कि 16.5 पे ही रोको, बेस्ट एफर्ट तो करो 16.5 पे रोकने के लिए। 1.5-2 डिग्री बढ़ जाने से ही पूरा भमाभम। कैसे, क्यों? अभी तक का डाटा बताता है कि जब मैं 2023 में आपको ये पढ़ा रहा हूं तो अभी तक 1.1 या 1.2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। और इतना ही बढ़ जाने से कई आइलैंड अभी ही लुप्त हो गए हैं, समुद्र के पानी में जलमग्न हो गए। कई तटों की मिट्टियां कट चुकी हैं, इरोजनल प्रोसेसेस एक्टिवेट हो गए हैं, एक जगह से मिट्टी काट के दूसरी जगह जमा कर रहे हैं, इरोजन और एक्रेशन चल रहा है। कई किसान धरने पर बैठे हैं भारत के ईस्ट कोस्ट के, लंबे समय से कह रहे हैं हमारी उपजाऊ मिट्टी समुद्र ने काट के रख दी, कैसे जिए, मर जाएंगे। अभी सिर्फ 1.1 से 1.2 डिग्री तक है। पाकिस्तान के सैलाब, पाकिस्तान के फ्लड, भारत में आ रहे फ्लड, अभी अभी चेन्नई में चल रहा है अर्बन फ्लड, चीन में आ रहे फ्लड, ऑस्ट्रेलिया में आ रहे फ्लड, यूरोप में जो इस बार फ्लड आए, आप फ्लड का लेवल देखिए, सूखा। और इस बार रेनफॉल ने क्या किया, पंजाब भारत में जिस महीने में पड़नी थी पड़ी नहीं, अगले महीने में पड़ी, उसके बाद फिर पड़ेगी उम्मीद, तब फिर सूख गया। तो 4 महीने में तो पहले सारे साल की बरसात आती है, वो भी 1-1.5 महीने में बरस के ख़त्म हो गई, पानी गिरा नदियों में, समुद्र में बह गया, संभालने का कोई समय नहीं मिला। और इस समय तक साउथ के कई रिजर्वायर्स, क्योंकि अब तो अगला मानसून आएगा तभी पानी मिलेगा, साउथ के कई रिजर्वायर्स 21-22 डिग्री तक, 21-22% तक पानी के स्तर से नीचे चल रहे हैं। जितना इन महीनों में होना चाहिए 21-22% तक कम चल रहा है पानी, और किल्लत के हालात पैदा हो रखे हैं। रेनफॉल में आ रहे ये पैटर्न, ये बदलाव, यही आपने पूरा देखा। इस बार आपने देखा ब्यास नदी ने क्या किया, मनाली कुल्लू घाटी के इलाके को देखो क्या हुआ इस बार, सब जानते हैं। हाईवे मंडी शहर का क्या हुआ, क्यों हुआ? इतनी टॉरेंशियल रेनफॉल, इतना खतरनाक माहौल क्यों बन रहा है? क्लाइमेट चेंज एक रोल प्ले कर रहा है। और क्लाइमेट चेंज से यहाँ मेरा मतलब क्या है, ग्लोबली वार्मिंग हो रही है, क्योंकि ग्लोब वार्म हो रहा है। 15 डिग्री एवरेज से बढ़ रहा है, 16.1 या 16.2 डिग्री एवरेज हो गया है अभी तक। 16.5 पे रोक दो वरना काम खत्म। आई बात समझ में? तो ग्लोबल वार्मिंग इसे कहा गया है। आगे प्रक्रिया तो समझाएंगे, पहले इसे समझो। तो इसलिए बार बार बात आएगी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा के रोक देंगे प्री इंडस्ट्रियल लेवल तक। ये लाइन समझ आनी जरूरी थी। प्री इंडस्ट्रियल लेवल, जब हमने फॉसिल फ्यूल उस स्केल पर जलाने शुरू किए जो पहले कभी किसी ने सुना सोचा ही नहीं था, ऐसा होता ही नहीं था पहले, है ना। थोड़ा बहुत अंगीठी चूल्हा जला लिया, थोड़ी बहुत लकड़ी उकड़ी डाल के, गोबर के गोईठे वेठे डाल के, लेकिन अब तो माइन की माइन, कोयले के कोयले, डंपर के डंपर स्टील प्लांट में जा रहे हैं, खाली हो रहे हैं एक एक दिन में, कई टन, फिर मिलियन टन महीनों में खत्म हो रहा है। इतना कोयला तो पहले की आबादी की जलाने की हिम्मत ही नहीं थी। आबादी क्या थी तब? आबादी कुछ नहीं थी। आई बात समझ में? तो ये कहानी, पहले क्या थे, योद्धा घोड़े पे दौड़ते रहते थे, चना खिला देते थे उसको। लेकिन अब आप क्या दौड़ा रहे हैं? फाइटर जेट हवाओं में दौड़ रहे हैं, टैंक। और आपकी अगर गाड़ी आज की डेट में आप कह रहे हैं कि ऑटोमेटिक, थार ले लिया 7 की एवरेज है, टैंक की एवरेज क्या होगी? समझ रहे हो? ट्रक की एवरेज क्या होती है? 2 से 2.5। बहुत घैंट ट्रक है तो 3 किलोमीटर, 1 लीटर में 2 किलोमीटर चलता बस लोडेड। मतलब 20 किलोमीटर चल गया तो कितने लीटर डीजल पी गया? 2 लीटर डीजल, और 10 लीटर डीजल। 20 किलोमीटर चला अगर तो 10 लीटर डीजल पी गया। और कितने कितने हजार किलोमीटर चलते हैं वो, तो कितना डीजल और क्या क्या निकल रहा है एटमॉस्फेयर में।
इसलिए फिर सांसें रुक रही हैं, फेफड़े जम रहे हैं, और ऊपर से किसान की आर्थिक परिस्थिति पहले ही बिगड़ी है। ऐसे में वो कह रहा है कि जब भी मेरे सामने इस बिगड़ी परिस्थिति में ऑप्शन 2 आएंगे कि 1 एकड़ 1500 लगा करके मैं स्टबल काटूं और 1 रुपए की माचिस लगाऊं, तो मैं 1 रुपए की माचिस ही चुनूंगा। अगर मेरे आर्थिक हालात इतने बिगाड़े जाएंगे तो मैं तो यही चुनूंगा, और मेरे पास ऑप्शन नहीं। और फिर वो जो स्टबल जलती है, वो जो खूंटी जलती है, या वो नाड़ जैसे कहते हैं, वो जब जलती है, या पराली, सारे शब्द बता दिए मैंने, खूंटी, नाड़, पराली, सब स्टबल, जब वो जलती है तो फिर माहौल, दिल्ली में हाहाकार, इवन पंजाब में भी खांसियाँ, और फिर दवाइयाँ। तो वो कहा जा रहा है कि इट इज व्हाई इज COP28 इंपॉर्टेंट। अब फील हो गया कि इंपॉर्टेंट है, कुछ तो है, मिल रहे हैं तो बेफजूल ही नहीं मिल रहे हैं। इट इज होप्ड COP28 will help keep alive the goal of limiting long-term global temperature rises to 1.5 degrees Celsius. This was agreed by nearly 200 countries in Paris in 2015. ये पेरिस अग्रीमेंट में ये फिगर आई है, ये बात याद रखना है आपने। 2 डिग्री वाली आई है कि बिलो 2 डिग्री रखना है, और हैप्पीली और स्पेसिफिकली 1.5 डिग्री पे रोको। This 1.5 degree Celsius target is crucial to avoid the most damaging impact of climate change, according to the United Nations climate body, कौन? The Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC। IPCC ने ये फिगर बताई है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस पर अगर रोकोगे तो ये बहुत क्रूशल फिगर है, क्योंकि जो मोस्ट डैमेजिंग इम्पैक्ट आएंगे क्लाइमेट चेंज के, हम उससे बच जाएंगे। पर क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट में तो अब हम हैं, इस सच के साथ जीना पड़ेगा, आपको अडेप्ट ही करना पड़ेगा। अब आप कहें कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल वाली ज़िंदगी जी लेंगे, उस खुशी में चले जाएंगे, या उस शांति या उस सेफ्टी में चले जाएंगे, नामुमकिन है, क्योंकि हम वैसी जीवन शैली अब अपना भी नहीं सकते हैं। पॉवर्टी, हंगर, माल न्यूट्रिशन, बैकवर्डनेस, पिछड़ापन इतना है कि लोगों को रोज़गार देना ज़रूरी है, लोगों को आर्थिक रूप में संपन्न करना ज़रूरी है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी बनाना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें किस चीज़ के ऊपर टिकी हैं? अभी तो हैविली कार्बन बेस्ड फ्यूल कंज्यूम किए जाने हैं, क्योंकि डेवलपमेंट करना बाकी है। तो अभी तो काम, और अभी तो पूरा माहौल बनेगा, देखना। समझ में आई? ये कहानी है। तो IPCC ने ये फिगर दी है कि ये बहुत क्रूशल है। लॉन्ग टर्म वार्मिंग करेंटली स्टैंड्स एट अबाउट 1.1 डिग्री सेल्सियस और 1.2 डिग्री सेल्सियस कंपेयर्ड विद प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स। अभी कहाँ खड़ी है? 1.1 से 1.2। किससे कंपेयर करें अगर? प्री इंडस्ट्रियल टाइम से, है ना। द पीरियड, प्री इंडस्ट्रियल टाइम कौन सा? द पीरियड बिफोर ह्यूमंस स्टार्टेड बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स एट स्केल। एक स्केल पे बर, छिटपुट इक्का दुक्का तो कोई अपने अपने जला रहे थे, लेकिन एट स्केल नहीं बर्न करता था ह्यूमन। जब शुरू किया वहां से हो गया पोस्ट इंडस्ट्रियल टाइम्स। रीसेंट एस्टीमेट, अब समझो अगर आज कुछ ना करें, दुबई वाली मीटिंग ना करें, कहीं मिला ना करें, सारे अपने अपने घर में बैठ जाएं चुप करके, चिल मारें, कहते जो होगा देखी जाएगी। तो अगर हम इसी ट्रैक पे चलें, जो ट्रैक अभी पकड़ा हुआ है, इसी रफ्तार से चलें, तो 2100 आते आते तक जो टेम्परेचर बढ़ने वाला है वो 2.4 से 2.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने वाला है। और जितना लेट करेंगे, विंडो कंट्रोल करने वाली विंडो, क्योंकि 2100 आने ही वाला है, बस वो विंडो और छोटी हो जाएगी। क्यों? पता, एफर्ट्स हम कब से कर रहे हैं? एफर्ट्स 1992 से कर रहे हैं ना भाई। आज आ गया 2023, और लीगली बाइंडिंग ट्रीटी के नाम पर हमारे पास था सिर्फ क्योटो प्रोटोकॉल, जिसमें कि बहुत थोड़े मुल्क थे जिन पर लीगल बाइंडिंग थी कार्बन एमिशन कम करने की। और हैरानी की बात, यूएसए ने उसे कभी रेटिफाई ही नहीं किया। यूएसए नेवर रेटिफाइड इट। उसको रिप्लेस करके अब जो पेरिस एग्रीमेंट आया है, इसमें डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन वाला डिवीजन खत्म कर दिया गया है। बस जो भी पेरिस एग्रीमेंट को जो अपनाएंगे उनके ऊपर फिर बाइंडिंग एग्रीमेंट लागू हो रहा है, और उन्हें वो कम करना है। समझ में आई बात?
तो ये कहानी है। क्योटो प्रोटोकॉल के लिए तो रशिया को ही मनाते मनाते आप हैरान हो जाएंगे कि 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल साइन हो गया। 2005 में जाकर के क्योटो प्रोटोकॉल इफेक्टिव हुआ, इन फोर्स आया। क्यों? तब तक जाके रशिया माना। रशिया आ ही नहीं रहा था, उसमें घुस ही नहीं रहा था, क्योंकि वो ये कह रहा था कि अमेरिका ने तो साइन किया नहीं भाई, और मैं और अमेरिका तो राइवल हूँ। मतलब ऐसे में मैं कार्बन एमिशन कम करने के प्रोमिसेस कर दूं तो मेरे तो उद्योग धंधे चौपट होंगे, और जो मुझे खर्चा करना पड़ेगा क्लीन एनर्जी पे, तो मेरा तो डेवलपमेंट सफ़र करेगा। मुझे तो डिफेंस इक्विपमेंट लेने थे, मुझे तो अपनी जीडीपी पे फोकस करना है। वो उसको क्यों नहीं बुला रहे? उसको बुलाओ अंदर। तो अमेरिका कह रहा है मैं ऐसे एग्रीमेंटों में आए बिना इतना कटौती कर लेता हूँ कि एग्रीमेंट वाले भी कुछ नहीं करते। मेरी चिंता मत करो, मेरी कटौती अपने लेवल पे चालू है, लेकिन मैं घुसूंगा नहीं ऐसे एग्रीमेंटों में। वो ये कह रहा है। आई बात समझ में? तो वो अपने लेवल पे तर्क देता है, लेकिन इतना लंबा समय एक ट्रीटी को हमें बनाने में और उसके बाद उसको लागू करने में आया, ये एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है इस तरह के इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स का, कि ये बहुत लंबा समय ले लेते। कोई कम समय नहीं, 1997 से 2005 8 साल बीत गए लिटरली। और उसके 2 कमिटमेंट फेजेस थे। पहला कमिटमेंट फेज था 2008 से 2012 वाला, और सेकंड कमिटमेंट फेज था 2013 से 2020 वाला। लेकिन इन बिटवीन ही फिर पेरिस एग्रीमेंट आ गया 2015 में। करेंगे ये भी बात। तो ये लिखा गया है कि रीसेंट एस्टीमेट सजेस्ट दैट द वर्ल्ड इज करेंटली ऑन ट्रैक फॉर अबाउट 2.4 to 2.7 डिग्री सेल्सियस ऑफ वार्मिंग बाय 2100. So as a result, the window for keeping the 1.5 degree Celsius limit in reach is rapidly narrowing. वो विंडो बहुत तेजी से छोटी हो रही है। एक समय के बाद अगर हम स्टिल कुछ सब्सटेंशियल ना कर पाए तो फिर तो जितनी मर्जी मीटिंगें कर लो, फिर तो टाइम ही निकल चुका होना। अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब ये वैसा ही है कि स्मोकिंग के साथ एक लिमिट आ गई कि फेफड़ा अब इतना खराब है, अब छोड़ लो, जाओ बैठ जाओ छोड़ के। अब नहीं छोड़ के वो कुछ, अब करते रहो, करके जितने साल जीना है जी लो, लेकिन अब छोड़ के कहो कि फेफड़ा ठीक हो जाए, फेफड़ा डैमेज हो गया भाई, बैठा रहो। पहले बता रहे थे कि थोड़ा हो रहा है, थोड़ा हो रहा है, अभी भी कर लो, अभी भी कर लो, अभी भी कर लो, पूरा डैमेज करने के बाद कह रहे हैं अब करना है। कहते हैं अब छोड़ने से नहीं होगा, अब आदत डालो एक ही फेफड़े से जिंदा रहने की, उसके साथ कैसे चलना ये सिखा देते हैं तुमको। तो अपनी कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए। ऑलरेडी 1.5 डिग्री के साथ जीना तो सीख ही रहे हैं, कहीं ये नौबत ना आ जाए कि 2.4 के साथ रहना सीखें, क्योंकि फिर तबाहियाँ जो हैं वो तय हैं। ओके, ये क्लियर है। सो हम उस ट्रैक पे चल रहे हैं, यूनाइटेड नेशन ये बोल रहा है, कोई छोटी मोटी संस्था नहीं, ये यूएन कह रहा है। आगे है कि व्हाट विल बी डिस्कस्ड एट COP28। इंपॉर्टेंस तो देख लिया, तो COP28 में क्या डिस्कस होगा मोटा मोटा देखते हैं, वही डिस्कस होगा जो जरूरी है। पहली चीज आंसर, COP28 विल कंसंट्रेट ऑन 4 बड़े फ्रंट पे काम करेगा, 4 इश्यूज देखने का। पहला, फास्ट ट्रैकिंग द मूव टू क्लीन एनर्जी सोर्सेज। और क्या मतलब इस बात का? इसका मतलब इनडायरेक्ट ये है कि टू स्लैश ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बिफोर 2030, कि सभी मुल्कों को कहा जाएगा, हर बार कहते हैं ये लोग, इस बार भी COP28 में आके कहेंगे कि जल्दी से ग्रीन एनर्जी सोर्सेज में शिफ्ट हो जाओ, ताकि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन 2030 तक जिस लेवल पे डिसाइड किया है उस लेवल पे ले आए भाई, रिड्यूस करें। क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अभी इनको लेके चलो, ज़्यादा लंबा नहीं जाना अपन ने, ताकि कंफ्यूज ना हो। यही तो हैं जो टेम्परेचर बढ़ा रही हैं अर्थ का। ये वाली गैसेस जब निकलती हैं तो टेम्परेचर बढ़ाती हैं, तो इसलिए इनके ही उत्सर्जन या एमिशन को कट करना है। और इसलिए बोला गया है कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जल्दी जल्दी शिफ्ट हो। तो भारत और दुनिया के तमाम मुल्क लगे हुए हैं, और उसी लगे रहने का कारण क्या है, नतीजा क्या है? देखो, हम भारत स्टेज 4 से सीधा भारत स्टेज 6 में शिफ्ट हो गए। हमारे देश में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में एमिशन नॉर्म्स हैं, हम BS4 फॉलो कर रहे थे 2020 तक, लेकिन हम BS5 में गए ही नहीं, सीधा BS6 में आ गए टू मैच द यूरो 6, क्योंकि हम BS4 से 5 में आने वाला स्टेज निकल चुके थे, वो लेट हो गया था। अब पहले 5 में आते, फिर 6 में टाइम था, BS6 में आ गए सीधा। और इसकी वजह से क्या हुआ, BS6 इंजन्स के तहत
बदलाव कर दिए गए, कुछ तो इंजन ही बदलाव कर दिए गए, कुछ मैकेनिज्म में बदलाव किया गया है, जिसके तहत आप लोगों को अब अपनी गाड़ी में, जिसको देसी भाषा में कहते हैं, 2 टैंक आते हैं, एक फ्यूल का टैंक आता है, एक और टैंक आता है जिसमें आपको यूरिया डलवाना पड़ता है। वो क्यों डलवाना पड़ता है? क्योंकि जो गैसेज हैं वो इस हिसाब से मॉडिफाई होके बाहर आती हैं कि जो हार्मफुल नहीं है। तो हमने एमिशन नॉर्म्स को बदल दिया है। और बहुत सी चीज़ें हो रही हैं देशव्यापी स्तर पर, जैसे कि दिल्ली में डीजल व्हीकल 10 साल से पुराना होगा तो अलाउड ही नहीं है। और चंडीगढ़ का अभी का फैसला, जिसने बड़ा लोगों का रोष प्रदर्शन हुआ कि नॉन इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर की लिमिट रखी है उन्होंने साल में कि इतने से ज़्यादा रजिस्टर नहीं करेंगे। और जितनी की लिमिट रखी थी चंडीगढ़ ने, मार्च तक जितनी लिमिट थी, मतलब कि अप्रैल 1 2023 से मार्च 31 2024 तक की जितने व्हीकल रजिस्टर करने की लिमिट रखी थी नॉन इलेक्ट्रिकल, वो अक्टूबर में ही रीच हो गया। उसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद हो गया और ऑटो 2 व्हीलर वाले मुंह देख रहे थे, एजेंसियां वाले कहते ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया। अगर रजिस्टर होगा तो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो भारत सरकार की नीति भी है जल्द से जल्द शिफ्ट हो जाइए इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो सारी गाड़ियां, सारी कंपनियां क्या लॉन्च कर रही हैं? ईवी। एक से एक बोनेट मुंह बना बना के उसका एक से एक अंदर से पूरी लुक बना के कहते हैं ले लो किसी तरह से। तो हर कंपनी लॉन्च कर रही है। टाटा ने कर दिए हैं, महिंद्रा ने कर दिए हैं, किया ने कर दिए हैं, तमाम कंपनीज ये कर रही हैं। रॉयल इनफील्ड का इलेक्ट्रिकल इनफील्ड आने वाला है, उस पर काम चल रहा है। तो इस तरह से 2030 तक, और मुल्क विश्व की कई कंट्रीज ने 2035 तक टोटली फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स को रजिस्टर ना करने का वचन लिया है कि फिर नहीं होंगे। कुछ मुल्कों ने 2030 का वादा लिया है, कुछ ने 2035 का, कि फिर इसके बाद रजिस्टर नहीं करेंगे गाड़ी। और रजिस्टर नहीं करेंगे तो सड़क पे उतरेगी नहीं, और उतर नहीं सकती तो लोगे क्यों, और जब लोगे नहीं तो कोई बनाएगा क्यों, तो बनेंगी नहीं। इलेक्ट्रिक व्हीकल लो चुप करके। और दुनिया भर में काम चल भी रहा है। क्यों? सारे ऑटो रिक्शा आज की डेट में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक कर दिए गए हैं। सब्सिडियां भी दी थी सरकार ने। तेजी से सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं, सब्सिडीज भी दी जा रही हैं। सरकार अपने प्रोजेक्ट्स भी लगा रही हैं, प्राइवेट प्लेयर्स भी लगा रहे हैं, और इंडिविजुअल्स यानी कि हम अपने घरों में भी सोलर पैनल्स लगा रहे हैं, पंचायतों में भी लग रहे हैं। इसके अलावा विंड फार्म्स लगाए जा रहे हैं, विंड टर्बाइंस जगह जगह पर। भारत मेनली जो फोकस कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, वो हाइड्रो पावर पे कर रहा है, पन बिजली, सेकंड सोलर इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी, एंड द थर्ड वन इज द विंड एनर्जी। ये 3 पे मेन लेके चला हुआ है वो, कि जल्दी से जल्दी। लेकिन अभी भी भाई 75% तक हम अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए इलेक्ट्रिसिटी स्पेसिफिक बता रहा हूँ, कोल पे डिपेंडेंट है। क्या करें? इतना इजी तो नहीं है शिफ्ट होना, बट लगे हुए हैं, क्योंकि 23% तक हम नॉन रिन्यूएबल पे आ गए हैं, और भी आ जाएंगे, लक्ष्य रखे हुए हैं। तो वो ही कहा गया है COP28 में, सारे मुल्कों को बोला कि जल्दी करो, जल्दी से रिन्यूएबल पर आ जाओ। ओके। और ये जो फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये नॉन रिन्यूएबल है, ये रिन्यू नहीं हो सकती हैं, क्योंकि ये फाइनाइट है, ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। एक बार जलाओगे खत्म हो गई, खत्म कहानी। तो इन पर इन्हें कन्वेंशनल फ्यूल कहते हैं। कोयले को, पेट्रोल को, डीजल को, LPG को, नेचुरल गैस, ये सब क्या है? कन्वेंशनल फ्यूल, जो अब तक करते आ रहे थे हम यूज़। कन्वेंशनल वही चीज़ें होती हैं। और ये जितने भी हैं सारे, जैसे कि सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ये विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, एनर्जी ऑफ एंट्रोपी, वेव एनर्जी, तमाम जितनी भी सारी हैं, ये नॉन कन्वेंशनल फ्यूल्स हैं, ये रिन्यूएबल हैं। ओके, क्लियर हुई? हिंदी में कहते हैं कि जो क्षय ही नहीं होती, जो क्षय ही ना हो, जो मरे ही ना, जो खत्म ही ना हो, अक्षय, वो चीज अक्षय है, जो रिन्यू होती जाएगी, इसलिए इसे अक्षय ऊर्जा कहते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी को क्या कहते हैं? अक्षय ऊर्जा। और दूसरी तो क्षय ऊर्जा है, क्षय हो जाती, खत्म। ओके, क्लियर? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। सो
पहला इज द फास्ट ट्रैकिंग द मूव टू क्लीन एनर्जी सोर्सेज टू स्लैश ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बिफोर 2030। अच्छा, सेकंड क्या कहा जाएगा? डिलीवरिंग मनी फॉर क्लाइमेट एक्शन फ्रॉम रिचर टू पुअर कंट्रीज एंड वर्किंग ऑन अ न्यू डील फॉर डेवलपिंग नेशंस। तो पहला तो फास्ट ट्रैक कर दो क्लीन एनर्जी सोर्सेस को और स्लैश कर दो ग्रीन हाउस गैसेस को। दूसरा, मनी डिलीवर मनी करो क्लाइमेट एक्शन के लिए रिच से पुअर कंट्रीज की तरफ, डेवलपिंग नेशंस के लिए नई तरह की डील तैयार करो। मोटा मोटा इसी के आसपास घूमेगा सब कुछ, इसलिए मैं आपका इंट्रोडक्शन पहले इन चीज़ों से करा रहा हूँ। तो ऐसा माना जाता है कि 1740 से चल के 1850 तक जो मुल्क इंडस्ट्रियलाइज हो गए थे, तो लगभग पिछले 150 सालों के दौरान इन मुल्कों ने ही भयंकर कार्बन एमिशन किया अपनी डेवलपमेंट के लिए। ब्रिटेन, यूरोप की कंट्रीज, ब्रिटेन नहीं यूके, यूरोपियन कंट्रीज, रशिया, अमेरिका। तो बोला गया है कि ये जो 3 से 4 मुल्क हैं, इन्होंने की है भयंकर कार्बन एमिशन फॉर देयर डेवलपमेंट। तो दे आर डेवलप्ड, बट इनकी डेवलपमेंट की कीमत किसने चुकाई? पृथ्वी ने, पर्यावरण ने। क्योंकि वहां पर इन्होंने क्या बर्न किए? रैकलेसली फॉसिल फ्यूल्स। सारी दुनिया भर में जितने कोयला बेस्ड प्लांट लगाए अंग्रेज, जहां जहां गए अंग्रेजों नहीं लगाए, भारत में भी लगे, उन्हीं के लगाए हुए। पहले सिस्टम ही यही था ना यार, पहले सोचा ही नहीं था उन्होंने कि ये क्या हो जाएगा पहले, क्योंकि कितना का लगा रहे होंगे, बढ़ते बढ़ते बढ़ता गया और इतना बढ़ गया कि एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया इकोलॉजिकल। और यह एहसास होना शुरू हुआ 1950s, 60s, 70s में आके लोगों ने प्रदर्शन करने शुरू किए अमेरिका में सड़कों पे, ब्रिटेन में, कि ये क्या हो रहा है, अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं पक्षियों के साथ, जल जीवों के साथ, हीट वेव्स, और ये पैटर्न कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो पहले क्यों नहीं थे ये। तो धीरे धीरे इस विषय में जब बात हुई तो 1970s का जो दशक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट डेकेड है। तो तब आंखों के सामने आया कि अरे ये तो ओजोन होल भी हमारा थिन होने लग गया, डिप्लीट होने लग गया, ग्लोबल वार्मिंग जैसा भी कुछ दिखने लगा है, क्लाइमेट चेंज जैसी चीजें हो रही हैं। तो वर्ल्ड वाइड लेवल पर पहली क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो मीटिंग हुई है, मैं आपको बता दूं 1979 में हुई है। 1979 में उसी दिशा में उसके बाद काम हुए, और 1979 से 1992 तक तमाम मीटिंग्स, तमाम कॉन्फ्रेंसेस और तमाम विचार रखे गए कि क्लाइमेट को लेकर के कैसे काम करना है। इसीलिए सबको मिला के एक सिंगल रूफ, एक छत के नीचे लेकर के आए। इसलिए इसको बोला गया है कि पूरा वर्ल्ड किस फ्रेमवर्क में चलेगा, एक कन्वेंशन करते हैं। तो वो सब आगे जाते जाते कल्मिनेट हुई 1970s से चलते चलते 1992 तक कल्मिनेट हुई, और अर्थ समिट में जाके वो एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन लिया हमने क्लाइमेट चेंज को लेकर के कि आगे पूरा विश्व जिस फ्रेमवर्क के तहत आगे बढ़ेगा वो इसके तहत आगे बढ़ेगा, सारे मिलके इसके तहत काम करेंगे। और किसी ने पूछा कि इसे ग्लोबल लेवल पे क्यों करना चाहिए, ये इंटरनेशनल लेवल का एफर्ट क्यों होना चाहिए, इंटर गवर्नमेंटल लेवल का एफर्ट क्यों होना चाहिए। तो बोला कि पर्यावरण में आ रहा बदलाव, क्लाइमेट में, जलवायु में हो रहे परिवर्तन, ये लोकलाइज्ड नहीं है, ये ग्लोबल स्केल के हैं। इसमें एफर्ट्स भी ग्लोबल लेवल का चाहिए। और नतीजे के तौर पर हमारे पास 1987 में किया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो ओजोन लेयर की डिप्लीशन के लिए किया गया था, याद रखिएगा, उसका स्पेसिफिक काम ओजोन लेयर डिप्लीशन को रिड्यूस करना था कि ओजोन लेयर की हेल्थ वापस से इस्टेब्लिश हो जाए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का एग्रीमेंट था, उसने अच्छे रिजल्ट्स देने शुरू कर दिए थे, ये हमने देख लिया था। इसलिए फिर हमने 1992 में ये तय किया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का ही कुछ करेंगे जो करेंगे। आएगा समझ में। तो इंटरनेशनल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंटल पैनल IPCC के तहत ये विचार आए, ये रखे, फिर यूनाइटेड नेशन ने एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन ले लिया क्लाइमेट चेंज पे कि चलो आ जाओ फिर
करो साइन बैठ के यहाँ पे। लेकिन ये माना गया, ये तय हुआ कि दुनिया में अभी तक का जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कार्बन एमिशन है भाई, वो तो किया है डेवलप्ड कंट्रियों ने। तो डेवलप्ड कंट्रियों ने वो कर लिया है और अब वो डेवलप्ड है। लेकिन अब अगर आप आए और सारी कंट्रीज को एक साथ खड़ा करके कह दें कि सारी कंट्रीज 10, 15 या 20% तक कार्बन एमिट करना घटा दे, तो जो कंट्रीज अभी डेवलपिंग हैं या जो कंट्रीज अभी लीस्ट डेवलप्ड हैं, अंडर डेवलप्ड हैं, उनका क्या दोष है? आप उनको भट्टियाँ जलाने नहीं देंगे, उनको फैक्ट्रियाँ चलाने नहीं देंगे, आप उन पर ग्रीन एनर्जी में शिफ्ट होने का बोझा डालेंगे, वो तो महंगा ही बहुत है प्रोसेस। अभी तक विश्व भर में जो टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई हैं, हमारे देश में तो वही कार मेकर वही टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। अभी हमारे पास ऐसी कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो आई नहीं कि हम उसके बिना गाड़ियाँ बना लें या उसके बिना फैक्ट्रियाँ लगा लें। इट्स नॉट पॉसिबल। हमें तो बिजली बनानी भी उसी मशीनरी और उसी टेक्नोलॉजी के दम पर आती है जो अब तक नर्चर हुई है। हम थर्मल बेस्ड बिजली बना सकते हैं, हम हाइड्रो बेस्ड बिजली बना रहे हैं। तो ये तो इट इज़ नॉट पॉसिबल for the weaker countries, for the least developed countries, for the developing countries to shift to the clean energy immediately, because first of all they have to develop. Development is the primary thing. क्यों? अपने लोगों को जिंदगी देना जरूरी है पहले, पर्यावरण तो फिर ही भोगेंगे वो लोग। अगर वो भुखमरी से ही मर गए तो क्या करोगे? भुखमरी से बचाने के लिए जरूरी है भाई केमिकल इंडस्ट्री, क्योंकि जरूरी है केमिकल फर्टिलाइजर खेतों में डालना। लिए भुखमरी से बचाने के लिए जरूरी है खेतों में लगने वाले जनरेटर सेट, क्योंकि जनरेटर सेट चलेंगे तो जमीन के नीचे से पानी निकलेगा, तो खेतों में इरिगेशन होगा, तो पैदावार होगी, तो रोजगार भी मिलेगा, किसान बचेगा, गांव बचेंगे और लोग बचेंगे, भोजन मिलेगा। भुखमरी से और गरीबी से और कुपोषण से, पिछड़ेपन से बचने के लिए जरूरी है बिजली, शिक्षा और तमाम क्षेत्रों में। और बिजली अभी तो हम भाई थर्मल बेस्ड ही बना रहे हैं और कोई हमारे पास तरीका नहीं है। तो मतलब देश में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन करना है, अभी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को नर्चर करना है, अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर में लोगों को रोजगार देना है, अभी हमारे देश में एंटरप्रेन्योर उस स्केल के बने ही नहीं, अभी बनाने हैं हमें। तो अभी से हम ऐसे ऑब्स्ट्रक्शंस अपने माथे मढ़ लें, अभी से हम इतने प्रतिबंध लगा लें खुद पे, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, तो हम तो पिछड़ जाएंगे। और ऐसे पिछड़े हुए मुल्क के रूप में तो हमारी सॉवरेनिटी भी हार्म हो जाएगी, कल को कोई भी आके दबा लेगा। अभी तो हमें डिफेंस डेवलपमेंट करना है, अपनी सीमाओं की सुरक्षा करनी है, अभी हमें अपने इंटरेस्ट को सर्व करना है, दैट्स ऑल। तो अभी हम लोग एमिशन करना शुरू हुए हैं, अब हम करेंगे जम के, ठीक है। तो अभी तुम लोगों ने कर लिया है, तुम जिम्मेवारी संभालो, अब हम करना शुरू है, अब हम करेंगे, फिर एक पॉइंट के बाद जाके हम भी जिम्मेवारी संभाल लेंगे। लेकिन अभी जो मौजूदा ग्लोब की परिस्थिति वो तुम्हारे एमिशन के कारण हुई है, जिम्मेवारी भी तुम ही उठाओ फिर। और अगर तुम चाहते हो हम तुम्हारे कंधे से कंधा मिला के चले, तो आओ फिर हाथ बढ़ाओ। हाथ कैसे बढ़ाओ? कि तुम सब डेवलप्ड हो, तुमने क्लीन एनर्जी की टेक्नोलॉजियां पैदा कर ली हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो, फिर करो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक मेन इशू है, लेकिन वो बड़ी बड़ी कंट्रियां और उनकी कंपनियां कहती हैं ऐसे कैसे ट्रांसफर कर दें यार, तो अरबों लगा के टेक्नोलॉजी बनाई है, कोई रॉयल्टी बनती है, पेटेंट बनता है, तो ऐसे ट्रांसफ़र कमाई का जरिया है, वो कैसे ट्रांसफ़र कर दें? कहते फिर तुमको तुम्हारी कमाई दिखती, फिर हमें हमारी, फिर कहते डालो कोयला भट्टी में जलाओ, तो तुम तो चलाएंगे, थर्मल प्लांट चलाएंगे, फिर बैठे रहो मुँह उठा के। अभी यूरोप में रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया ने नेचुरल गैस की सप्लाई करता था, उस पर जब रोक लगी, क्योंकि सैंक्शंस लगा दिए गए रशिया के ऊपर, अमेरिका ने कई तरह के एम्बार्गोज लगाए, तो उसकी वजह से अब वो नेचुरल गैस उपलब्ध नहीं हो पाएगी उस स्केल पर यूरोप में। तो जर्मनी वापस आ गया अपने थर्मल बेस्ड पावर प्लांट पे, वो कहता बिजली की कमी तो नहीं मैं होने दे सकता, तो मेरे बंद पड़े कोयला बेस्ड प्लांट मैं तो दोबारा चलाऊंगा यार, नहीं आ रही नेचुरल गैस तो मैं मुंह उठा के तो बैठे नहीं रह सकता। तो देखिए ये तो तय है फिर कि अपने इंटरेस्ट तो सबको सुप्रीम दिखते हैं। अपने इंटरेस्ट ही थे ना कि क्योटो प्रोटोकॉल रेटिफाई नहीं किया अमेरिका ने, समझ रहे हो ना बात को अमेरिका ने तो पेरिस एग्रीमेंट भी पहले रेटिफाई नहीं किया, किसी तरह से ले दे करके बहुत बाद में जाकर के फिर वो पेरिस एग्रीमेंट में एंटर हुआ, लेकिन वो तो उसका भी हिस्सा नहीं बना था।
तो कुल मिलाकर के डेवलपिंग नेशन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के सामने अपने विकास के, भुखमरी को दूर करने के यानी कि हंगर को, पॉवर्टी को एलिविएट करने के, डेवलपमेंट के, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हासिल करने के, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के अभी पोजीशन है, मतलब अभी उसके ये दरकार है, ये ज़रूरतें हैं। तो अभी वो इतने बड़े बड़े कमिटमेंट करने की परिस्थिति में नहीं है। अगर हम उसे लाना चाहते हैं इस कमिटमेंट में तो ज़रूरी है पहले टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाए। दूसरा ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा नुकसान क्लाइमेट चेंज का कौन भुगत रहे हैं? गरीब मुल्क, पिछड़े वर्ग। क्यों? छोटे छोटे आइलैंड नेशंस। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से वही लोग त्रस्त हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि वो लोग जो उनकी इकोनॉमी का, जो उनके कल्चर का लॉस हुआ है, जो डैमेज हुआ है, उसको रिकवर करें। तो उसके लिए लॉस एंड डैमेज फंड बना करके उनको पैसा देने की ज़रूरत है उनके लिए। और बहुत ज़रूरी है कि हम उन लोगों को और विश्व के तमाम मुल्कों को तैयार करें कि बदलते हुए क्लाइमेट जो चेंज है इसके साथ कैसे अडेप्ट करें, इसके साथ कैसे जीना सीखें। तो क्लाइमेट चेंज के साथ अडेप्ट होने के लिए भी चाहिए फंड कि बदलते तौर तरीके से कैसे जी सकेंगे। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करिए, वो कंट्रियाँ शिफ्ट हो रही हैं उनको क्लीन एनर्जी में, उनका इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, वो लॉस कंपनसेट करने के लिए पैसा ट्रांसफ़र करिए। लॉस एंड डैमेज हो रहा है क्लाइमेट चेंज से जिनका, वो लॉस एंड डैमेज को बियर कर सकें, उसका फंड ट्रांसफ़र करिए और अडेप्ट हो सकें बदलते हुए पर्यावरण के साथ। इसके लिए पैसा भेजिए भाई। ये सब चीज़ें तो बड़े मुल्कों पर ये जिम्मेवारियाँ डाली गई हैं। सो delivering money for climate action from richer to poor countries and working on a new deal for developing nations। कि अगर क्लाइमेट एक्शंस को लागू होते देखना चाहते हो तो रिच नेशंस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाएं। भारत मुखर होकर के डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ का पक्ष रखता रहा है। वो इसे ग्लोबल साउथ के तौर पर भी पुकारता है कि ग्लोबल नॉर्थ को देखना है कि ग्लोबल साउथ की चिंताओं का ख्याल रखा जाए। ओके, नेक्स्ट वन इज फोकसिंग ऑन नेचर एंड पीपल। ये भी थोड़ा डिटेल में भी देखोगे जब मैं अगली लेयर की तरफ बढ़ूंगा, दोबारा से चीज़ें लिखूंगा। तो ये कहा गया है कि किसी भी तरह के क्लाइमेट चेंज के जो अग्रीमेंट होंगे उसको इस बात का ख्याल रखना है कि जो पीपल हैं, नेचर को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्लाइमेट को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट, दैट इज़ गुड, लेकिन अप्रोच पीपल सेंट्रिक भी होनी चाहिए, उन्हें केंद्र में रख के चलना है। अप्रोच डेवलपमेंट ओरिएंटेड भी होनी चाहिए। हमने ये भी देखना है कि डेवलपमेंट भी फोकस में रहे। इन चीज़ों को दरकिनार करके अगर हम कोई भी पैक्ट कर रहे हैं तो वो कभी प्रैक्टिकली लागू नहीं हो पाएगा और फिर वो कोई विवेक भी नहीं है, उसे विजडम कहेंगे भी नहीं। अब कितना इजी है, कार्बन एमिशन हो रहा है तो एक लाइन में कह दो कि कार्बन एमिट करने वाली चीज़ें मत जलाओ, बंद कर दो, मत जलाओ। लेकिन जब घर में बच्चों को भूख लगी होगी तो माँ के सामने अवसर और कोई नहीं है, लकड़ी जला के खाना बना के ही रहेगी चाहे जो हो जाए, क्योंकि पहले जीवित रखना जरूरी है। क्योंकि अर्थ का क्लाइमेट भी बचाने की बात, टेम्परेचर भी बचाने की बात किस लिए कर रहे हैं? जीवन के लिए, है ना। जीवन को मार के ही अर्थ का टेम्परेचर बचा लिया तो क्या बचा लिया? बाद में कौन सा देखने आओगे कि क्या टेम्परेचर है? बाद में पता लगा कि तुम लोग सब खत्म हो गए, टेम्परेचर अच्छा कर लिया, वापस 15 डिग्री पे ले आए, बाद में पता लगा कोई उल्का पिंड आके टकरा गया, कोई एपोकलिप्स हो गया, कुछ बड़ा सा, ऐसी त्रासदी हो गई। डायनासोर के समय भी हुई थे। फिर ऊपर बैठ के देखते रहोगे, यार हट यार, अपना ही जी लेते तो कितना अच्छा था। तो जीवन को बचाने की बात हो रही है और जीवन जिन जिन चीज़ों से नष्ट हो जाए वो काम नहीं करने हैं। इसलिए ऐसी योजना बनाएंगे जो प्रकृति को भी केंद्र में रखे, मानव को भी केंद्र में रखे, ह्यूमन पीपल एंड ह्यूमन वैल्यूज़ को केंद्र में रखे, विकास को भी केंद्र में रखे। इसलिए इतनी मेहनत करेंगे, बैठेंगे दुबई में, बैठेंगे 30 तारीख से लेकर 12 तक, चलाएंगे पूरा दिमाग। वरना तो उतरे हवाई जहाज से उतर के कहते कार्बन कल से नहीं चलेगा, चलो बैठो, फिर जिस जहाज में आए वो भी नहीं चलेगा। ये कहानी है। ओके, तो थर्ड वन इज मेकिंग COP28 द मोस्ट इंक्लूसिव एवर। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी कि अब तक जो क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए मीटिंग्स, पैक्ट और एग्रीमेंट हो रहे हैं ये बड़े एक्सक्लूसिव से हैं। डाइवर्स रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स को इसमें जगह नहीं दी जाती है। मतलब पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों पर, पर्यावरण का रखरखाव कैसे करें इसकी योजना बना रहे हो आप, और जो इतने हजारों वर्षों से वो जनजातीय लोग, वो आदिवासी लोग जो उस पर्यावरण की सुरक्षा कर रहे थे, इसलिए वो पर्यावरण आपको मिला, उनको ही नहीं शामिल कर रहे मीटिंग्स में।
उनको ही नहीं ले रहे साथ में कि भाई इनको भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, उनकी सांस्कृतिक ज्ञान को सुन ही नहीं रहे, उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज को समझ ही नहीं रहे कि जंगल कैसे बचाने हैं, मिट्टी कैसे बचानी है, समझ ही नहीं रहे आप। तो ये कैसे, ये कौन सा मॉडल है आपका? ये तो टॉप डाउन अप्रोच है और वो काम नहीं करेगी। बॉटम अप अप्रोच अपनानी पड़ेगी कि नीचे से जो ऊपर जाए चीज़ें विचार। तो इसलिए ये कहा गया कि भाई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज़, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिफरेंट बिजनेस कम्युनिटीज़, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट को तो रिप्रेजेंटेटिव आते ही हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिविल सोसाइटीज़, मतलब तमाम तरह से जो भी लोग कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और जो स्टेक होल्डर हैं उन सबको शामिल कराया जाए, इसे इंक्लूसिव बनाया जाए। सो द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज एजेंडा प्लानिंग एग्रीमेंट शुड बी मोस्ट इंक्लूसिव। ये तमाम स्टेक होल्डर्स को लेकर के चले, उनको दरकिनार करके ना चले, ठीक है। तो ये एक पहली लेयर जो अभी हमने समझी COP28 को लेकर के, मोटा मोटा माहौल दिमाग में बना कि बात किस चीज़ की होने जा रही है। थोड़ी सी अगली लेयर के बारे में अब बात करते हैं, मैं वो लिखने जा रहा हूँ। चलिए आज इसे अब वाइंड अप करते हैं इन 2 कंक्लूजन्स के साथ। एक तो हमने आपको अभी 4 आइटम्स बताए जिन पर COP28 में बात होगी, हम उनके टेक्निकल जो नेम हैं हमने वो लिख दिए ताकि आपको कभी अखबारों में या मैगजीन्स में देखे तो आप कंफ्यूज ना कर जाएं। और दूसरी एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो COP28 से एसोसिएटेड है, दैट इज़ द ग्लोबल स्टॉक टेक। 2015 के पेरिस एग्रीमेंट में ये कहा गया था कि प्रोग्रेस का रिव्यू किया जाएगा जो एग्रीमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग कंट्रीज़ ने प्रोग्रेस की होगी, वो रिव्यू हमें करना है और उसे ही हम स्टॉक टेक कहते हैं। ओके तो आपको कभी पूछा जाए दिस वर्ड स्टॉक टेक इज द रिपोर्ट कार्ड ऑन क्लाइमेट प्रोग्रेस। हमने क्लाइमेट के कॉन्टेक्स्ट में क्या प्रोग्रेस की, उसका जो रिव्यू है, दैट रिपोर्ट कार्ड इज द स्टॉक टेक। ये इस बार किया गया 2023 यूनाइटेड अरब अमीरात में। और मैं आपको बता दूं, जो मैं अगली लेयर में अगले लेक्चर के दौरान पढ़ाने वाला हूं, ये आंकड़े दुखदाई थे, अच्छे नहीं थे, इसने और चिंता पैदा कर दी है। ओके ये एक इम्पॉर्टेंट है। और भारत का ये लगातार एम्फसाइज था कि जल्द से जल्द स्टॉक टेक किया जाए, क्योंकि 5 वर्षों में रिव्यू होना था, हुआ नहीं था। 2020 आइडियली बनता था ना। तो भारत का ये कहना था कि हम किसी भी तरह के कार्बन एमिशन कट को लेके 2020 के बाद फर्दर तभी प्रोग्रेस करेंगे अगर 2020 तक, 2015 से 20 के दौरान डेवलप्ड मुल्कों ने क्या प्रोग्रेस अचीव करी है, अगर स्टॉक टेक होगा तो क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कितने एमिशंस कट करे हैं, क्या प्रोग्रेस हुई है, अगर स्टॉक टेक होगा तो 2020 के आगे हम अपने कट के प्लान्स, जो एमिशन कट के प्लान हैं और ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होने के प्लान्स, हम उसके साथ प्रोसीड करेंगे। अदरवाइज फिर हम आगे और नहीं बढ़ेंगे। पहले हमें वो प्रोग्रेस दिखाइए। ये ना हो कि हम लगे रहें, हम कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे अपने रेवेन्यू, अपनी जीडीपी में, और उधर देखा जाए एट द एंड निकल के कि कोई प्रोग्रेस फिर हुई ही नहीं है फर्दर। तो दिस नॉट द वे। ओके सो दिस स्टॉक टेक इज इम्पॉर्टेंट थिंग। और फिर 4 एरियाज टू फोकस जो इस बार किए गए, जो हमने अभी पढ़ाया, उसके टेक्निकल नेम्स, दैट इज ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी, तभी 1.5 डिग्री सेल्सियस वाला हमारा एम फुलफिल होगा। सेकेंड, सेंटरिंग नेचर, पीपल, लाइव्स, लाइवलीहुड, जीवन, उपजीविका, लोग, प्रकृति, सबको सेंटर करिए। किस चीज़ में? पुट ऑल दीज एलिमेंट्स एट द हार्ट ऑफ क्लाइमेट एक्शन। तो कोई भी क्लाइमेट एक्शन लेना है, यू कैन नॉट गो सिंपली बाय द एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, नेचर, यू हैव टू फोकस ऑन द पीपल, लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। ये कितना ज़रूरी है। हमें जीवन बचाने हैं। जितने भी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स हो रहे हैं उनको रोकिए, उनको बचाने का प्रयास करिए। उसको सेव करने के लिए जो जो निर्माण की ज़रूरत है वो करना जरूरी है। उपजीविकाएं सुनिश्चित रखना, लाइवलीहुड एंश्योर रखना बहुत ज़रूरी है। पीपल को सेंटर में रखिए। जो भी कोई योजना हो वो किसी भी तरह से मानव जो है, लोग जो है, उनकी अहितकारी ना हो, उनके अगेंस्ट ना जाती हो। प्रकृति को आगे रख के चलिए। ओके तो ये है चीज़। So, centering nature, people, lives and livelihoods, put all these elements at the heart of climate action, including helping the most vulnerable communities adapt to the changes that has already occurring. तो इसी चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो फिर जो सबसे vulnerable communities हैं
उनको हम मदद करें ताकि जो अब तक क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी हो चुके हैं वो उसके साथ अडेप्ट होकर के जीना सीख लें। ओके, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम लाइवलीहुड, लाइव्स, पीपल, नेचर, इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो ही ये कदम उठ पाएंगे उन कम्युनिटीज़ को मदद करने के। तीसरा मुद्दा जो फोकस एरिया के तौर पे इस बार काम किया गया, डिलीवरिंग ऑन फाइनेंस। वो मैंने आपको बता ही दिया है कि फाइनेंस पर जो पुराने कमिटमेंट्स हैं, प्रोमिसेस हैं, वो डिलीवर करिए और आगे के लिए न्यू आइडिया, न्यू वे आइडेंटिफाई करिए कि फाइनेंस के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ना है। पिछले पूरे करिए, आगे के लिए प्लान बनाइए। सो क्लाइमेट फाइनेंस मस्ट बी, और क्लाइमेट फाइनेंस क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी अफोर्डेबल। उसका इंटरेस्ट, उसकी रीपेमेंट टेन्योर, उसका मॉड्यूल, किश्त, ये सब ऐसा हो कि कंट्रीज अफोर्ड कर सके। यही ना हो कि अफोर्डेबल ही ना हो। ये आवाज़ मत करिए प्लीज़। इट शुड बी अफोर्डेबल। सेकेंड, वो अवेलेबल हो। वह आप इतना का क्लाइमेट फंड का कॉर्पस क्रिएट करिए कि अफोर्डेबल है बट इट इज़, बैंक के पास इंटरेस्ट रेट बहुत कम है बट लोन देने के लिए पैसा नहीं है, तो अवेलेबल नहीं है। सॉरी, जैसे आपको कितना दुख होता है जब अमेज़ॉन पे जाते हैं, चीज़ बड़ी सस्ती लगी होती है बट एंड में आउट ऑफ स्टॉक, दिल टूट जाता है, अवेलेबल नहीं है। ओके, सो अफोर्डेबल येट बिकम अवेलेबल। एंड द थर्ड वन इज एक्सेसिबल। हर किसी की रीच में ना हो। ये ना हो कि आपकी जीडीपी कमज़ोर चल रही है, आप की पुराने रीपेमेंट की हिस्ट्री ऐसी है या वैसी है, और सॉरी अवेलेबल बहुत है 300 बिलियन US$ हैं, रेट भी बड़ा सही है, बट यू कैन नॉट एक्सेस इट। आप नहीं एक्सेस कर सकते। सो दिस इज़ नॉट द वे, है ना। जब तक कोई चीज़ अपन पोजेस ही नहीं कर सकते तब तक उसका अफोर्डेबल और अवेलेबल होने का फ़ायदा क्या है? इट दैट थिंग शुड बी। अब मान लीजिए इसको फूड से जोड़िए। फूड बहुत सस्ता है, मैंने अफोर्डेबल। फूड बेअंत अवेलेबल भी है, और आप जलंधर में रहते हो और आपको बोला है कि लाहौल स्पीति आके ले जाओ 10 किलो अनाज है। आप कहें ये क्या बात है भाई, 1 रुपये किलो के हिसाब से दे रहे हो, सही है, अफोर्डेबल है। 10 किलो मुझे मिलना है, सही है, स्टॉक पड़ा भी हुआ है, अवेलेबल है। ये तो एक्सेसिबल ही नहीं, उससे ज़्यादा मेरा किराया लग गया ना, वहाँ आके ले जाओ। तो फूड सिक्योरिटी में ये कहा जाता है कि थिंग शुड बी अफोर्डेबल, अवेलेबल, एक्सेसिबल। ऐसा ही इस लोन के बारे में या इस फाइनेंस के बारे में भी कहा जा रहा है कि भाई अफोर्डेबल हो, अवेलेबल हो और एक्सेसिबल भी हो टू डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, तो ये चीज़ है। सो फाइनेंस, क्लाइमेट फाइनेंस मस्ट बी अफोर्डेबल, अवेलेबल एंड एक्सेसिबल टू डेवलपिंग कंट्रीज। तो हैरान मत होइएगा अगर कल को हमारे प्रधानमंत्री कहे, भाइयों बहनों क्लाइमेट फाइनेंस में भारत ने 3A का पक्ष रखा है। 3A मेरे भाइयों बहनों, 3A क्या है? अफोर्डेबल, अवेलेबल, एक्सेसिबल। ऐसा वो करते हैं, पिछले 5-7 साल से ये चीज़ें बड़ी हुई हैं। 3C, 4R, ये 3A ये है, तो ये दिमाग में रखना। अच्छा, चौथा है मोबिलाइजिंग इंक्लूसिविटी। हाँ, तो पहला ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी, दूसरा सेंटरिंग नेचर, पीपल, लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स, थर्ड डिलीवरिंग ऑन फाइनेंस एंड फोर्थ मोबिलाइजिंग इंक्लूसिविटी। तो कोई भी डिसीजंस एंड डिस्कशंस हैं, कोई भी हाउ द सॉल्यूशंस आर इम्प्लीमेंटेड, सॉल्यूशंस कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, डिसीजन एंड डिस्कशन सॉल्यूशंस शुड बी ट्रूली इंक्लूसिव and done in collaboration with indigenous people and local communities। उनकी कोलैबोरेशन के साथ डिसीजंस लीजिए, उनके साथ डिस्कशंस कीजिए, और जो भी सुझाव हैं, सॉल्यूशंस हैं, उनका वो सॉल्यूशंस और उनका इम्प्लीमेंटेशन, ऑल द डिसीजंस एंड डिस्कशंस, ये सब इंक्लूसिव हो, इंडिजिनियस और लोकल कम्युनिटीज़ को शामिल करिए इसमें। ये बहुत बड़ी चीज़ हुई है इस बार, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो पहली लेयर या लेक्चर 1 में ऑफ दिस पर्टिकुलर COP28 या यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज और द कंटेनमेंट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्टेक्स्ट में हमने आज आपको ये सब समझाया। दिस इज द इंट्रोडक्शन। हम इसमें डीप ले जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट लेयर्स में। थैंक यू सो मच।